ज़रा इमेजिन कीजिए, शटल हवा में उठती है, कोर्ट की लाइट्स उस पर पड़ती है और एक युवा खिलाड़ी ऐसा स्मैश मारता है कि शटल ज़मीन छूने से पहले ही तालियों की आवाज़ गूंजने लगती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान का एक खास कार्यक्रम युवा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं 19 वर्षीय बैडमिंटन प्लेयर आर्यन त्यागी। आज हम उनसे उनके जीवन पर चर्चा करेंगे, उनके गेमिंग के सफ़र के बारे में अच्छे से जानेंगे। हेलो आर्यन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। तो दर्शकों, आपको बता दें कि आर्यन ने 19 साल की उम्र में इतने सारे मेडल्स हासिल कर लिए हैं। आपकी झोली में इतने सारे मेडल्स हैं, तो आपने ये सफलता किस तरह से प्राप्त की? सबसे पहले शुरुआत से बताइए कि आपका जो गेमिंग का जो सफ़र है वो किस तरह से शुरू हुआ। क्या आप हमेशा से बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते थे? शुरुआत से जैसे कि मैं आपको बताऊं, सभी बच्चों को जैसे क्रिकेट का शौक़ होता है जी। मुझे भी गली में क्रिकेट का ही शौक़ था और मैंने शुरुआत अपनी क्रिकेट से ही करी थी, जो कि 10 वर्षीय की उम्र से करी थी। और मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करी थी, जो कि करीबन लगभग 1 साल तक मैंने क्रिकेट खेला। उसके बाद मैंने क्रिकेट कंटिन्यू करने का सोचा, लेकिन हमारी घर की लोकेशन हमने चेंज करी वहाँ से, और उस कारण वहाँ पास में कोई एकेडमी ना होने के कारण से मैं क्रिकेट कंटिन्यू नहीं कर पाया। और तभी फिर एक रूटीन सा बन गया था कि डेली आप उस टाइम जाते हैं तो आप खेलते हैं, तो अच्छा लगता था, तो मैं और कुछ कंटिन्यू करना चाहता था। उसी समय पास में एक नई बैडमिंटन एकेडमी खुली थी और मैंने वहाँ पर जाना शुरू किया और वहीं से ही मेरी बैडमिंटन की जर्नी शुरुआत होती। तो यानी 10 साल की उम्र में आपने शुरू कर दिया था? 10 से 11 मैंने पहले क्रिकेट करा 1 साल। उसके बाद मैंने तुरंत 1-2 महीने के गैप के बाद बैडमिंटन स्टार्ट किया, जो कि 11 से आप मान सकते हैं। तो वो मोमेंट कब था जब आपको लगा कि बैडमिंटन ही मुझे खेलना चाहिए या मुझे ही इसमें करियर बनाना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई मोमेंट नहीं था। शुरुआत में गली में केवल 2 ही गेम्स खेलते थे हम। दिन होती थी तो क्रिकेट खेलते थे, रात को बॉल नहीं दिखती थी तो बैडमिंटन खेलते थे लाइट्स में। आज मेरे ख्याल में आज भी ज़्यादातर बच्चे बैडमिंटन या क्रिकेट ही खेलते हैं। जी हाँ, पार्क में आप कहीं भी जाइए, सुबह बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और शाम को आपको बैडमिंटन दिखते हैं। और बैडमिंटन केवल जवान नहीं, बूढ़े भी आजकल बैडमिंटन पार्क में आपको खेलते हुए दिखते। जी जी। तो फिर शुरुआत में जो आपने बताया कि पहले आपका जो जर्नी शुरू हुई वो क्रिकेट से शुरू हुई, उसके बाद आपने बैडमिंटन चुना, तो किस तरह से जो पहली बार आप जो बैडमिंटन कोर्ट पर उतरते हैं तब आपको कैसा महसूस हुआ, वो थोड़ा सा बताइए। शुरुआत से ही गली में खेलना चालू करा था और ना ही पहले कभी कोर्ट देखे थे, ना लाइटिंग देखी थी कि बैडमिंटन हॉल होता कैसे। तो जब पहली बार हॉल में गए थे तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा लाइटिंग देख के, और वहाँ की साफ़ सफाई गलियों में जबकि रहती नहीं है। फिर इस वहाँ की साफ़ सफाई और एनवायरनमेंट देख के बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ का एनवायरनमेंट ने मुझे आकर्षित किया बैडमिंटन की तरफ। वहीं से ही मेरी जर्नी चालू हुई। तो पहला जो आपका कंपटीशन था वो कौन सा था? स्कूल का था या फिर कॉलेज? शुरुआती 1-1.5 साल मैं ऐसी लोकली खेलता था एकेडमी में ही, नॉर्मल प्लेयर्स के साथ और वैसे ही। फिर जब मेरा गेम थोड़ा अच्छा होने लगा तो मैं जिला बैडमिंटन की तरफ से जो टूर्नामेंट आयोजित होते हैं वो खेलने गया, जो कि हमारे सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होते हैं। और वहाँ पर मैंने पहला मैच जो मेरा खेला था वो सवाई मानसिंह स्टेडियम में ही था। एसएमएस स्टेडियम? सीधा एसएमएस स्टेडियम में आपने अपना पहला मैच खेला था? जी हाँ। तो वो कैसा महसूस हो रहा आपको तब? शुरुआत में पहला मैच था, उम्र भी छोटी थी, थोड़ी घबराहट रहती थी जी। और पेरेंट्स साथ में जाते थे तो ऐसा लगता था कि पेरेंट्स के सामने तो जीतना ही है। हाँ। थोड़ी घबराहट रहती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच खेलता गया वो डर ओवरकम करा और आगे और सफलता पाता गया। दर्शकों, आपको बता दें कि आर्यन ने खेलो इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया है पिछले साल। अब जैसा कि आप जानते हैं खेलो इंडिया भी चल रहा है, तो आप थोड़ा सा अपने अनुभव के बारे में बताइए कि वहाँ किस तरह का माहौल रहता है। बहुत सारे प्लेयर्स आपको दिखते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह का माहौल कैसा रहता है? कॉम्पिटिशन की भावना रहती है थोड़ी सी? जी हाँ, देखिए, राजस्थान से मैं पिछली बार चयनित होकर राजस्थान टीम की तरफ से चेन्नई गया था, जो कि यूथ खेलो इंडिया होते हैं जी। वहाँ पे लिमिटेड ही प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए। वो चयन प्रक्रिया बड़ी मुश्किल होती है उसकी, और वहाँ पर केवल 16 ही खिलाड़ी थे पूरे भारत से। अच्छा। जहाँ पर मेरा चयन हुआ था। और वहाँ पर बहुत ही हाई कंपटीशन रहता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपनी राजस्थान टीम को वहाँ जिताएं और राजस्थान का नाम रोशन करें। तो वहाँ पर थोड़ी प्रतिनिधि बनी रहती है कि पहले कौन जीतेगा और कौन, तो वहाँ बातचीत भी कम रहती है, लेकिन हम हमारा प्रयास कर
कर रहे हैं। जैसा कि आर्यन आपने बताया था कि आपने बहुत सारे मेडल्स जीत रखे हैं। अब उसमें सारे मेडल्स तो बोलना हम शायद मेरे ख्याल में टाइम जो है वो कम पड़ जाएगा, लेकिन एक दो मेडल्स के मैं नाम कंपटीशन के नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। आपने नेशनल गेम्स उत्तराखंड 2025 में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है। SGFI स्कूल गेम्स आंध्र प्रदेश 2024 में भी ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है। तो इतने सारे मेडल्स हैं, तो कौन सा मेडल आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों? सबसे महत्वपूर्ण मेडल जो एक खिलाड़ी के लिए होता है और मेरे लिए भी है, वह नेशनल गेम का मेडल है। क्योंकि वह नेशनल गेम एक सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है भारत का, जो कि सबसे उच्च स्तरीय का टूर्नामेंट होता है, और वह मेडल मैं सबसे अहम मानता हूँ। लेकिन जो मेरे दिल के सबसे करीब जो मेडल है वो SGFI स्कूल गेम्स का मेडल है। अच्छा, ऐसा क्यों? वह इसलिए क्योंकि शुरुआती दिनों में जब टूर्नामेंट में खेलने जाता था तो वह मेरा एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट था उस टाइम का, 2024 की ये बात है जी। और वह मेरा पहला बड़ा स्तर का टूर्नामेंट था और वहाँ पे मैं मेडल जीता। उससे मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला, जिससे मेरा आगे प्रदर्शन और अच्छा हुआ। अच्छा आर्यन, आपने स्कूलिंग भी साथ साथ की है और साथ में पढ़ाई भी करी है, और हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो साथ में पढ़ाई भी करते हैं और गेम्स भी खेलते हैं, अकेडमी जाते हैं जैसा आप भी जाते थे। तो मुझे बताइए कि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्या मतलब किस तरह से एक स्टूडेंट बैलेंस कर पाता है गेम्स और पढ़ाई को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बोर्ड्स भी आते हैं और बोर्ड्स में मार्क्स लाना भी बहुत अहम माना जाता है। तो आपने किस तरह से बैलेंस किया था? शुरुआत से ही पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगता था इसी वजह से खेल की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान रहा। और जैसे कि पढ़ाई की बात रहती थी तो शुरू से थोड़े वीक थे, लेकिन बाद में यह चुनौतियाँ आने लगी कि आपका रिज़ल्ट वीक होता जाता है जब आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप ये समय के साथ ओवरकम कर जाते हैं, और जैसे कि आज मैं आपको बताऊं कि अब मेरा रिज़ल्ट पहले से बेहतर हो चुका है पढ़ाई में। और हर खिलाड़ी को ये ध्यान देना चाहिए कि वह खेल के साथ साथ पढ़ाई को भी आवश्यक समय ज़रूर दे, जो कि आपके मानसिक विकास और दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने ट्रेनिंग रूटीन आपका किस तरह से रहता था जब आप स्कूल में थे और आप नेशनल गेम्स भी खेल रहे थे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे? तो किस तरह से आपका रूटीन रहता था, ट्रेन आप किस तरह से करते थे? एक हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में एक ट्रेंड बहुत चलता है, अ डे इन माई लाइफ, तो हम वही चाह रहे हैं कि आर्यन के का जो दिन है वो किस तरह से बीतता है? दिन की शुरुआत जैसे कि हमारी 5:30 बजे से उठने से लेकर 6:30 बजे ग्राउंड पे पहुंचने से होती थी, और 6:30 बजे से हम 8:30 बजे तक हमारा फिटनेस सेशन होता था, जिसमें हम रनिंग, स्कीपिंग और बहुत ही अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कराते थे, जो कि हमारे कोचेस कराते थे सवाई मानसिंह स्टेडियम में जी। फिर उसके बाद हम हाफ एन आवर का ब्रेक लेते थे। फिर 9 o'clock से हमारा ऑन कोर्ट प्लेइंग सेशन होता था, जो कि 11:30 तक वो लास्ट रहता था। उसके बाद हम रेस्ट करते थे आफ्टरनून में। फिर शाम को 4 o'clock से हम वापस अपना प्लेइंग सेशन कंटिन्यू करते थे, जो कि 7 to 8 o'clock तक लास्ट रहता था नाइट में। ये हमारा डेली शेड्यूल। पूरे दिन के 12 घंटे आप इस तरह जी से? हाँ, पूरे दिन हमारा यही शेड्यूल रहता है। तो आप किस तरह से मतलब खुद को जो है डी स्ट्रेस किस तरह से करते थे, रिलैक्स किस तरह से करते थे? देखिए, शुरू से ही खेलने में रुचि थी, तो खेलने में कभी दबाव महसूस हुआ नहीं। खेलने में शुरू से ही मज़ा आता था, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि स्ट्रेस है। खेल हमेशा मज़े की तरह लिया है और अभी भी मज़े की तरह ही खेल रहे हैं। तो ये मुझे बताइए कि आर्यन, आप बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आपने स्टेट लेवल पर भी गेम्स खेल रखे हैं, नेशनल लेवल पर भी कई मेडल्स भी जीत रखे हैं। तो जो गेम होता है उसमें हार भी होती है, जीत भी होती है। तो आपने किस तरह से, जब पहली जीत थी आपकी, उसके बारे में बताइए, और जो पहली हार आपने जो सामने करी वो उसके बारे में बताइए। देखिए, शुरुआत में ये हार और जीत हर खिलाड़ी के लिए स्वाभाविक होती हैं, और ये शुरुआत में ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप मैचेस खेलते रहते हैं आपका अनुभव बढ़ता है, और अनुभव बढ़ने के साथ आप डर को ओवरकम कर जाते हैं, जिससे आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं मैच के दौरान। अब जैसे कि मेरी पहली जीत की बात करें तो वह उसी डिस्ट्रिक्ट की है जिसकी अभी मैंने आपसे बात करी जी। पहला ही मैच था, शाम के दौरान मैं मेरे पापा के साथ गया था, और थोड़ी नर्वसनेस थी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैं पहला सेट हार गया था। अच्छा। और उस टाइम शुरुआत में ही थे, तो पापा को लगता था कि ये ऐसे खेल रहा है और वो है नर्वस हो रहा है ज़्यादा। तो पापा ने मुझे पीछे से बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे पूरा बोला कि मैच को मत छोड़े, लगातार है, जान लगा पीछे से ऐसे सपोर्ट करके। और फिर उसके बाद में सेकंड और थर्ड सेट में कवर अप करके वो मैच पहला अपना जीता था, और वो मुझे आज भी याद है।
सर आर्यन, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे जब हम गेम्स खेलते हैं तो आपने बताया कि आप अलग अलग जगह भी जाते थे क्योंकि आप नेशनल गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो वो किस तरह से जो ट्रैवलिंग जर्नी होती थी किस तरह से आप एडजस्ट कर पाते थे, साथ में आपकी पढ़ाई भी थी? शुरुआत से ही मैं अकेले ही जाता था टूर्नामेंट खेलने के लिए, क्योंकि मैं 11 से 12 वर्ष की उम्र में ही अकेले जा रहा था। और उसका कारण ये था कि मेरे फादर पुलिस में हैं, तो उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं मिलता था मुझे ले जाने के लिए, और ना ही इतनी छुट्टी होती है, आपको भी पता है जी। तो इस कारण से मैं अकेला ही जाता था। तो शुरुआत में थोड़ी चुनौतियाँ आती थी, लेकिन जैसे जैसे आप टूर्नामेंट जाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, आपके दोस्त भी बनते हैं। सीनियर्स ने भी मेरी बहुत मदद की और कोचेज़ ने भी मेरा बहुत हेल्प करी कि टूर्नामेंट में रहने की, खाने की। तो उन सभी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा इस मंच के दौरान से, और यही टूर्नामेंट में आगे सफलता की वो भी। आर्यन, बैडमिंटन एक बहुत ही तेज़ स्पोर्ट है, आपको तुरंत अपना मतलब रिएक्ट देना पड़ता है, आपको समय नहीं मिल पाता है, तो स्लो स्पोर्ट तो नहीं है। तो ऐसे में अपना रिएक्शन टाइम आप किस तरह से बढ़ाते हैं? रिएक्शन टाइम फास्ट करने के लिए हमें अलग अलग एक्सरसाइज कराई जाती हैं, हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल में वो इंक्लूड होती हैं। और जिस पे मेन फोकस मेरा खुद का पर्सनली रहता है वो वॉल प्रैक्टिस, जो कि आप खुद वॉल से इंडिविजुअल करते हैं, सामने कोई पार्टनर नहीं होता है आपके। और एक होती है एजिलिटी, जिससे आप अपनी रिएक्शन स्पीड फास्ट कर सकते हैं। मेरा भी इन दो पे ही सबसे मेन फोकस रहता है, और यही मेरे रिएक्शन स्पीड फास्ट करने की। जो दीवार पर आप मतलब बॉल वो खुद ही आप करते हो? हाँ, अच्छा, शटल से आप खुद प्रैक्टिस दीवार से हम ऐसे सामने शटल को मारते रहते हैं रैकेट से, और वो रिटर्न सेल्फ आता रहता है, जिससे रिएक्शन स्पीड फास्ट होती है। अच्छा आर्यन, आपकी उम्र में तो बहुत से जो युवा हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मेरे ख्याल में आप भी एक्टिव रहते होंगे, तो किस तरह से सोशल मीडिया आप मैनेज किस तरह से करते थे? अभी मैंने आपको बताया हमारा शेड्यूल, या मैनेज नहीं कर पाते थे, ये भी हम कह सकते हैं। नहीं, मैनेज कर भी लेते हैं, फ्री टाइम में मैनेज हो जाता है, लेकिन मैंने आपको शेड्यूल बताया हमारा मंडे टू सैटरडे सेम रहता है। मोस्टली जब भी फ्री टाइम मिलता है, जैसे संडे को, और बाई चांस कभी आफ्टरनून में या सुबह सेशन जल्दी ख़त्म हो गया, उस दौरान सोशल मीडिया को देखते हैं, और उसमें भी काम की ही चीज़ देखते हैं, जैसे कि अच्छे खिलाड़ियों की बातें सुनना, अच्छे खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना, और उनसे सीखना कि आने वाले मैचों में हम भी ऐसा करें। अच्छा आर्यन, मुझे ये बताओ कि हम कोई भी गेम खेलते हैं, जब आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, तो आपने किस तरह से अपने रूटीन में, अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाते हो आप अभी भी? देखिए, डिसिप्लिन तो मैं मानता हूँ वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे खेलने में शुरू से ही रुचि थी, तो मुझे ऐसे कोई जोर आता नहीं है, ना उठने में आता है ना खेलने में आता है जी। आप चाहे मुझे सुबह बुला लीजिए, चाहे शाम को बुला लीजिए। तो ये चीज़ जो मैं वही तो जानना चाह रही हूँ, क्योंकि कितने युवा हैं जो यंग लोग हैं, स्पेशली अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, तो आप थोड़े से टिप्स अगर देना चाहें। देखिए, इसमें टिप्स कुछ नहीं है, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा है गेम की तरफ। अब मैं अगर कोई जैसे पढ़ाई करते हैं, अब जैसे मैं भी कई बार पढ़ाई करने बैठता हूँ, तो मेरा उस तरफ इंटरेस्ट नहीं है, तो उस तरफ मुझे डिसिप्लिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यानी जहाँ पैशन होता है वहाँ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपका जो बैडमिंटन का बैग है उसमें कौन सी 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं? देखिए, जो मेन चीज़ तो वो सबके बैग में रहती ही हैं, जैसे शूज़ हो गए, रैकेट हो गए। इसके अलावा जो मैं अपने बैग में हमेशा रख के जाता हूँ टूर्नामेंट से पहले या मैचेस से, नॉर्मल डेज पे भी, वो एक तो रिस्ट बैंड होता है, एक वाटर बॉटल और एक टॉवल। ये 3 चीज़ें मैं हमेशा अपने बैग में अपने साथ रखता हूँ। कोई आपका लकी चार्म इस तरह से कुछ है? लकी चार्म, देखिए मैं बड़े मैचेस के लिए कोई ऐसा, या कोई आपका रूटीन होता होगा कि भाई मैच से पहले मैं यही करूँगा, या इस तरह से कुछ? नहीं, ऐसा कोई खास रूटीन नहीं है, लेकिन गाने सुनना पसंद करता हूँ मैच से पहले। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई फेवरेट आपकी टी शर्ट हो जाती है, कोई आप बड़े मैचेस जीतते हैं, तो उससे। आपके साथ है ऐसा कुछ? तो अब पहले रहता था उस टाइम, अब छोटे थे, फिर बाद में अब वो टी शर्टें भी छोटी हो गई तो अब वो धीरे धीरे अब नहीं है, अब नॉर्मल है। अब कोई लकी इस तरह का कोई चार्म आपके पास? अब लकी नहीं है जी, अब हम ऐसे ही बिना लकी के और अपने उससे कॉन्फिडेंस से मैच के अंदर होता है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि एक 10 साल का आर्यन था और एक 19 साल का आर्यन है, उनके जीवन में जो रूटीन था वो किस तरह से बदला है? अब आप, मेरे ख्याल है आप बीए कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो अब जो रूटीन है वो किस तरह से रहता है आपका? शुरुआत में केवल खेलने का ही काम था, ना घर वाले बोलते थे पढ़ना है, ना कोई बोलता था, ना कॉलेज वाले भी उस टाइम परेशान नहीं करते थे, स्कूल वाले जो भी थे। अब जैसे धीरे धीरे आप उम्र आपकी बढ़ती रहती है, जिम्मेदारी आती रहती हैं,
तो आपको उसके साथ साथ पढ़ाई में और आपके करियर के बारे में और ज़्यादा सोचना पड़ता है। उसी तरह मैं भी सोचता हूँ और जो भी फ्री टाइम और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के मैं अपना करियर पे भी ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जब वो मोमेंट कब था जब आपने सोच लिया था कि बैडमिंटन को ही करियर बनाना है? देखिए, बस शुरुआत में ही रूटीन बन गया था मेरा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं। कर रही हूँ। कई लोग कई युवा ऐसे हैं जो जिन्हें 20 या 25 साल तक भी नहीं पता होता, वो थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उन्हें कौन सी फील्ड में जाना है। लेकिन आपने बहुत ही कम उम्र में ये डिसाइड कर लिया था कि आपको बैडमिंटन प्लेयर बनना है। तो वो मैं जानना चाह रही थी कि किस तरह से आपने डिसाइड किया था? नहीं, शुरू से ही मेरे फादर भी स्पोर्ट्समैन रहे हुए हैं, वो भी नेशनल मेडलिस्ट हैं बॉक्सिंग में, और वो भी मुझे स्पोर्ट्स में ही डालना चाहते थे। और शुरू से उन्होंने देखा कि मेरी रुचि भी स्पोर्ट्स की तरफ है, तो उन्होंने मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स की तरफ भेजा और मेरा इंटरेस्ट के कारण अभी तक मैं अपना स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी जैसे मैं ये जानना चाह रही थी, जो फोकस होता है, जैसे आपने डिसिप्लिन की बात करी, फोकस आप किस तरह से बनाए रखते हैं खेल के दौरान अपना? खेल के दौरान फोकस के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, वीक में एक बार मेडिटेशन करते हैं। आप मेडिटेशन करते हैं? जी हाँ, वो ज़्यादा लंबी नहीं कर पाते, पर 5 से 10 मिनट की वो नॉर्मल, वो आपके लिए ज़रूरी होता है माइंड को रिलैक्स करने के लिए। और मैच से पहले भी किसी से इंटरेक्शन ना करें, ये कोशिश करते हैं जिससे आपका फोकस बना रहे। और 10 से 15 मिनट पहले मैच से खिलाड़ियों को देखते हैं कोर्ट पे कैसे खेल रहे हैं, जिससे आपका माइंड और तेज़ होता है कि आप भी ऐसा मैच में खेलें। अच्छा आर्यन, आपको लगता है क्या कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, कोई ना कोई एकेडमी किसी ने ज्वाइन कर रखी है, तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पर्सनली जानना चाह रही थी कि जो स्टूडेंट्स हैं क्या उनको किसी न किसी गेम में जाना चाहिए, कोई ना कोई गेम उन्हें अडेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में? गेम देखिए सबके पास होना ही चाहिए। बिकॉज अगर आप उसे करियर नहीं भी बनाते हैं तो भी क्या गेम जरूरी है? एज अ हैबिट आप, एज अ हॉबी आप गेम को ज़रूर रखें, क्योंकि ये आपके फिजिकल, मेंटल और प्रॉपर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि न्यूज़पेपर में भी आप सुबह शाम पढ़ते ही रहते हैं कि ओबेसिटी और ये जो आपके बीमारी हैं, ये सब आप इनको क्योर कर सकते हैं स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने से। और ज़रूरी नहीं है हमारी तरह आप पूरे दिन ही खेलें, आप इसको सुबह शाम 1 घंटा या दिन में 1 घंटा खेल के भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, आपने ओबेसिटी का जिक्र किया, मुझे ये बताइए कि आपका जो डाइट है वो क्या कुछ स्पेशल आप फूड इनटेक रहता है आपका, या किस तरह से आपका डाइट रहता है? मोस्टली तो देखिए मैं पहले तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वैसे बाहर का और जंक फूड वगैरह अवॉइड ही करते हैं। बाकी टूर्नामेंट में बाहर जाते हैं तो कई बार मजबूरी में खाना पड़ता है। लेकिन जो मेरी डाइट का जो मेन मैं मानता हूँ वो मोस्टली, जैसे अब एग्स का मेरे को पता नहीं है वेज में या नॉन वेज में, एग्स मैं कंसीडर करता हूँ। मेरे ख्याल में अब न्यूट्रल हो गया है, अब क्योंकि कई लोग एगिटेरियन भी होते हैं। एगिटेरियन तो आप एगिटेरियन कह सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं एग पे तो हर खिलाड़ी फोकस ही करता है, मेरा भी एग पे फोकस रहता है। और उसके साथ ही होममेड खाना जो मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती है। यानी आप जंक फूड से दूर रहते हैं? जंक फूड से पूरा दूर रहते हैं। और ये आप सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? ये सच, पूरी तरह से सच? पूरी तरह सच है। तो जो यंग लोग हैं वो किस तरह से रह सकते हैं जंक फूड से दूर? देखिए उसके पीछे उनके पास कोई एक वजह होनी चाहिए जिस वजह से वो जंक फूड छोड़ सकते हैं। मेरे पास अपने हेल्थ और गेम को बनाने के लिए ये छोड़ना पड़ता है, इसलिए मैं जंक फूड को अवॉइड करता हूँ। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि जैसे हम कहते हैं कि 5 years डाउन द लाइन आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जैसा हमने देखा है कि आप 10 साल की उम्र से ही आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं अपने रूटीन में, तो 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? 5 साल का तो देखिए अभी कुछ ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन जो मेरा आने वाले समय में जो मेरा लक्ष्य है, ओलंपिक का तो लक्ष्य हर खिलाड़ी का ही होता है, वह तो बचपन से ही है। लेकिन मेरा अब सपना यह है कि नेशनल में पदक जीत ही चुके हैं, अब इंडिया टीम को जल्द से जल्द इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूं और इंडिया का नाम रोशन करूं। अच्छा, अब हमने आपकी जो जर्नी है उस पर तो हमने बात करी है, अब थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग और बनाते हैं इस कॉन्वर्जेशन को, और इंटरेस्टिंग हम बनाएंगे रैपिड फायर राउंड से। तो आप रेडी हैं? जी हाँ, रेडी। ओके, तो क्योंकि मैं आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछूंगी और आपको तुरंत जवाब देना होगा। ओके। बिना सोचे समझे, तो इससे हमें लगेगा कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जी हाँ। जी, ओके। सो पहला क्वेश्चन ये है कि बैडमिंटन के अलावा आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? अदर देन क्रिकेट? अदर देन क्रिकेट में फुटबॉल। जी। तो आप फुटबॉल भी देखते हैं? फुटबॉल देखना कम, खेलना ज़्यादा पसंद है। खेलना ज़्यादा पसंद है, तो वो भी आप उसके लिए भी टाइम निकाल पाते हैं? उसके लिए जैसे हमारा कई बार क्या होता है, जैसे सैटरडे संडे आप फंडे रखते हैं, कई बार जैसे शाम का सेशन ऑफ करके आप फंडे के रूप में हम फिर फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं शाम के टाइम में, ऑफ सेशन।
ओके। सुबह जल्दी उठना पसंद है या देर रात तक जागना? सुबह जल्दी उठना, शुरू से ही आदत है। 5 बजे से 5:30 जी से? हाँ। जी, ओके। स्मैश या ड्रॉप आपका फेवरेट शॉट? स्मैश। स्मैश। जी। और ड्रॉप कौन सा होता है, ये भी थोड़ा सा बताइए। ड्रॉप होता है जो आप नेट के पास जो लाइन होती है उससे आप पहले उस शटल को ड्रॉप कर देते हैं, तो वो आपका ड्रॉप कहलाया जाता एक खिलाड़ी जिससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? है। इंडिया के ही चैंपियन खिलाड़ी हैं वो, लक्ष्य सेन से मैं लक्ष्य सेन। प्रभावित हूँ। और पहली बार लक्ष्य सेन को आपने कहाँ देखा था, किस तरह से, वो थोड़ा सा बताइए। अभी हाल ही के टूर्नामेंट में उत्तराखंड में अभी हम नेशनल गेम में मेडल जीते थे। तो आप ये भी कह सकते हैं हमारी टीम की सौभाग्य की बात है, या कैसे भी कि हमारी टीम लक्ष्य सेन से ही हारी थी। अच्छा। जो कि एक अच्छी बात भी कह सकते हैं, और हमारी जी। टीम के हिसाब से वो थोड़ी बुरी बात है कि हमारे, लेकिन एक खिलाड़ी के रूप से अपने सीनियर और अच्छे खिलाड़ी से हारना कोई बुरी बात नहीं होती। क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी से आप एक तरह से इंस्पायर भी होते हो। जी। मैच से पहले आपका लकी रूटीन क्या रहता है? लकी रूटीन मोस्टली ऐसा कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ, जो कि हार्ट बीट वाले होते हैं, जिससे आपका थोड़ा मोटिवेशन, जोश आता है। जोश आता है, एनर्जी रहती है। एनर्जी रहती है। ओके। आपका गिल्टी प्लेजर फूड? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। जी। एक शब्द में आप अगर डिस्क्राइब करना चाहेंगे जीत को? मोटिवेशन। और हार को? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। ओके। अगर बैडमिंटन नहीं खेलते तो क्या करते? पहले मैंने क्रिकेट की एकेडमी ज्वाइन करी थी जी। तो शायद मैं वही कंटिन्यू कर रहा होता अगर मुझे बैडमिंटन नहीं मिलता। यानी बैडमिंटन या फिर क्रिकेट, लेकिन आप अपने आप को एक स्पोर्ट्स फील्ड में ही देखते हैं? जी हाँ। आपका ड्रीम टूर्नामेंट कौन सा है? ओलंपिक्स, हर खिलाड़ी का वही है। अच्छा, पहली बार जब आपने ओलंपिक्स देखा था तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहला मैच मैंने जो ओलंपिक्स का देखा था, उस टाइम टीवी और ये कम ही चलते थे, समझ भी कम थी कि टूर्नामेंट्स होते हैं बड़े, हम अपने लेवल पे खेलते थे। तो उस टाइम पहला मैच मैंने पीवी सिंधु का देखा था, जो कि वो फाइनल मैच था कैरोलिना मरीन से जी। और वही मैच मैंने पहली बार देखा था और देख के बहुत ही अच्छा लगा। और अब रेगुलर मैचेस देखता रहता हूँ इंटरनेशनल लेवल के टीवी पर। अच्छा, ये क्योंकि मैं भी कुछ गेम्स देखती हूँ तो उसमें ऐसा होता है कि हर खिलाड़ी का, चाहे वो पीवी सिंधु हो, लक्ष्य सेन हो या आर्यन त्यागी ही क्यों ना हो, सबका स्मैश या ड्रॉप का तरीका अलग होता है, बैडमिंटन खेलने का तरीका अलग होता है, स्टाइल अलग होती है। तो आपका क्या स्टाइल है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव है। अग्रेसिव, ओके। मैं जैसे मेरी हाइट अच्छी है तो मैं जंप लेके और कहीं से भी, मोस्टली मेरे को प्लेयर्स ये कहते हैं कि तू कहीं से भी शटल पकड़ के मार देता है। यानी आपकी जो शटल है वो ड्रॉप नहीं होती कभी? वो ड्रॉप नहीं, मतलब वो कहीं से भी प्लेयर सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं कर पाता कि शटल यहाँ पर आएगी और फिर वो अचानक से मार देता हूँ मैं, तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस कारण से मैं थोड़ा एग्रेसिव भी खेलता हूँ और स्मैश मेरा फेवरेट शॉट है। स्मैश? जी। अच्छा, स्मैश कौन सा होता है जो आप ऊपर से ऐसे तेज करके मारते? ओके। अच्छा, नेशनल गेम्स 2025 में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उस मैच की कोई खास याद आपको है, कोई मेमोरी? वो मैच मेरे और मेरे टीम के लिए, दोनों के लिए बेहद खास था, क्योंकि सबसे अहम बात तो इसमें यह है कि राजस्थान टीम पहली बार जी वो मेडल जीती थी नेशनल गेम में, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वो मैच मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि अभी तक का मेरा वह सबसे बड़ा मेडल है, तो ऑब्वियस वह याद रहेगा मुझे। अच्छा, आपका प्रैक्टिस जो सेशन है वो किस तरह से रहता है, जो ट्रेनिंग आप किस तरह अपनी करते हैं, क्या कोई बदलाव या खुद के लेवल पर भी आप करते हैं कोचिंग के अलावा? देखिए, पर्सनली तो मैं जैसे जिम, यंग बॉयज़ को या जो भी आप कह सकते हैं उनको जिम थोड़ा ज़्यादा पसंद है, मुझे भी जिम पसंद है, लेकिन जिम गेम के अनुसार ज़्यादा नहीं कर पाते। हाँ। और जो हमारे सर का बनाया हुआ शेड्यूल है, हमारे सर यादविंदर सिंह शेखावत जी का इसमें बहुत योगदान रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा ही और स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाते हैं। जो आप स्किप करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी मिलती है मोस्टली, कि आप एक्स्ट्रा राउंड्स काटेंगे या फिर खेलेंगे नहीं, कुछ अलग वर्कआउट करेंगे, दूसरों से अलग रहेंगे, तो उनका भी बहुत योगदान रहा है इसमें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके कोई मैच हारने के बाद आप बुरी तरह से टूट गए हो, तो आपके कोच या मेंटर्स या इवन फैमिली वालों ने भी आगे आकर आपको बोला हो, मोटिवेशन दिया हो? कभी इस तरह का कोई लंबा जो ब्रेक हम कह सकते हैं वो हुआ है, इमोशनल ब्रेक? नहीं, कंटिन्यू देखें तो मेरे ऐसा नहीं हुआ है कि मैं ज़्यादा मायूस हुआ हूँ, और शुरू से ही मेरे कोचेज़ और मेरे पेरेंट्स ने
मुझे यही बोला है कि फ्री माइंड खेले कर और निराश नहीं होना है हार से, अच्छा खेलते रहना है, हार से सीखो और आने वाले मैचों में उस हार से सीख के उसको अगली मैच में गलती ना हो ऐसी कोशिश करो। अच्छा, जो आपने कोचेस का जिक्र किया, मेंटरशिप का जिक्र किया, तो एक खिलाड़ी के जीवन में कोच का क्या कितना बड़ा महत्व होता है, क्या उनके रूटीन में, क्योंकि आपने बताया कि आपको बहुत हेल्प करते हैं, वो थोड़ा सा बताइए वो किस तरह से ज़रूरी है। देखिए, शुरुआती में जब मैंने खेलना चालू करा था, जो मेरे घर के पास ही एकेडमी थी, वहाँ पे शुरुआत में जो मेरे कोच थे पीयूष परियार सर, उन्होंने मेरी बेसिक्स और जो शुरुआती टेक्निक्स होती है उन्हें बहुत अच्छे से इम्प्रूव कराया। उनकी वजह से मेरा गेम आज तक भी अच्छा है। और उसके बाद फिर मैंने सवाई मानसिंह स्टेडियम जब ज्वाइन किया 2020 में, लॉकडाउन के जस्ट बाद में, फिर उसके बाद से और शुरू से मैं यादविंदर सर को जानता था। फिर मैंने उनके नेतृत्व में ट्रेनिंग लेनी शुरू की और उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया और अभी मैं उनके अंडर ही प्रशिक्षण ले रहा हूँ सवाई मानसिंह स्टेडियम। अच्छा आर्यन, हम इस प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट में पहुँच गए हैं, अंत में, तो मैं आपसे लास्ट में एक मैसेज लेना चाहूँगी और किताबी ज्ञान नहीं, थोड़ा सा आप अपने जितने भी फ्रेंड्स जो आपको देख रहे हैं, जितने भी बैडमिंटन जो खेलना चाहते हैं या किसी भी स्पोर्ट में जो कोई खेलना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी खिलाड़ियों से यही कहना चाहूँगा कि फेलियर से डरे नहीं। शुरुआत में हार का सामना ज़रूर करना पड़ता है, मैंने भी शुरुआत हार से ही की थी, और उसके बाद अगर आप गेम छोड़ देंगे तो आपको जीत का अनुभव नहीं मिलेगा। तो जीत का अनुभव लेने के लिए हार का अनुभव लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, और खेल के साथ साथ पढ़ाई को भी आवश्यक टाइम ज़रूर दें। बिल्कुल, यह भी आपके लिए ज़रूरी होती है। करियर में पढ़ाई का भी बहुत एक बड़ा योगदान है और खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूर करें। तो आर्यन, आपकी जो जितने भी अचीवमेंट्स, जितने भी आपने मेडल्स हासिल करे हैं, तो वो ये बताता है कि युवा पीढ़ी में कितनी क्षमता है और आगे आप कितना बढ़ सकते हैं डिसिप्लिन और फोकस के साथ। तो थैंक यू सो मच आर्यन, हमसे बात करने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, जो गेमिंग आपकी जो जर्नी रही है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आर्यन की जर्नी से इंस्पायर्ड हुए होंगे और आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, आसपास जो दोस्त हैं, आप उनको गेम खेलने के लिए इंस्पायर करें। अगर उन्हें करियर उसका बनाना है तो भी, और अगर नहीं भी बनाना है तो भी, जैसा कि आर्यन ने बताया कि बहुत ज़रूरी है गेम खेलना, उसे अपने रूटीन में शामिल करना। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। तो खुश रहिए, धन्यवाद।